हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन का पार्ट 3 करेंगे और ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जो फर्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो यूज़ की जाती है किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट या डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो किसी भी एरिया है, कोई भी रीजन है, वहाँ की जो फ्यूचर में पॉपुलेशन होने वाली है वो कितनी होगी उसको बताने के लिए या फिर अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ की जाती है। ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि किसी भी रीजन की पॉपुलेशन तब चेंज होती है जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। और वो प्रोग्रेस होती है कि वो सोसाइटी ग्रामीण जो खेतीबाड़ी करने वाले हैं और इलिटरेट लोग से अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी तक पहुंच जाती है। मतलब वो पहले ग्रामीण होते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और इलिटरेट होते हैं, और जब ये सोसाइटी यहाँ से उठ के अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये होती है हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस। ठीक है, तो जब हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो किसी भी रीजन के जो पॉपुलेशन होती है उसमें चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ये हाई बर्थ एंड हाई डेथ से लेके लो बर्थ एंड लो डेथ तक के होते हैं। ठीक है, इसे हम डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं, जिसमें जो सोसाइटी होती है वो रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होके अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट तक पहुंचती है। तो ये है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा हमारा कि जो 3 स्टेज्ड मॉडल है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज हमें बताता है कि फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी और हाई मॉर्टेलिटी रेट है। मतलब कि हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं। हमारे फर्स्ट स्टेज में जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट है वो दोनों ही हाई हैं। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज की बारी। इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई रहती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड और द लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी रेट होती है दोनों ही डिक्लाइन हो जाती है। मतलब फर्स्ट स्टेज में हमारी फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट दोनों हाई होती है। ठीक है, सेकंड स्टेज में हमारी फर्टिलिटी हाई रहती है बट डिक्लाइन हो जाती है टाइम के साथ, और थर्ड स्टेज में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी या फिर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है या डिक्लाइन हो चुकी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को हम देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है वो हमें क्या सजेस्ट करता है? ये मॉडल हमें सजेस्ट करता है कि किसी भी रीजन या किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो खुद उसकी मॉर्टेलिटी और फर्टेलिटी रेट जो है वो खुद ब खुद डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। कब? जब जो सोसाइटी होगी वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही होगी। मतलब कोई भी सोसाइटी अगर सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो रही हो, सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो रही हो, तो जो सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है या रीजन या एरिया की भी पॉपुलेशन है उसकी मॉर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट खुद ब खुद डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी बुक में ग्राफ है या पिक्चर है उसमें हमें 3 स्टेजेस शो किए गए हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें हमें 4 स्टेजेस दिख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है। ये हमारा सेकंड स्टेज है जो हमारा इंडस्ट्रियल और ट्रांजिशनल स्टेज को मिला के बनाया गया है, तो ये हमारा सेकंड स्टेज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, और ये हमारा थर्ड है जिसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टेज हमें क्या बताता है? जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो बताता है कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ना वो दोनों हाई हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा ये ग्रीन लाइन बर्थ रेट है और ये रेड लाइन हमारी डेथ रेट है। ठीक है, तो बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई है, साथ साथ में चल रही है। डेथ रेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है बट साथ में ही है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेज, जो हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रांजिशनल और इंडस्ट्रियल दोनों आते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट जो है वो तो सेम रहता है, वो टाइम के साथ डिक्लाइन होना शुरू होता है, बट जो डेथ रेट होती है हमारी या मॉर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज के बीतते ही डेथ रेट डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन इसलिए हो रहा है, एक तो फूड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई है, साथ साथ में जो मेडिकल केयर है ये भी इम्प्रूव हो गई है, मतलब उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई हैं और फूड की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये रीज़न था हमारे जो डेथ रेट था उसको डिक्लाइन या रिड्यूस करने का।
फिर आता है इंडस्ट्रियल स्टेज, जब हमारा जो बर्थ रेट होता है वो डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है अपना, ठीक है। तो बर्थ रेट डिक्लाइन क्यों होना शुरू होता है? क्योंकि पहला पॉइंट तो है कि जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन को एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई ज़्यादा जब इंडस्ट्रियल स्टेज आया। और साथ साथ में उन्होंने बर्थ कंट्रोल पे भी एक्सेस पा लिया, मतलब कि जो वो जन्म दर था उस पर भी एक्सेस पा लिया कि बच्चे जब जितने जन्म होते थे उस पर कंट्रोल पा लिया। अब कंट्रोल्ड मैनर में बच्चे जो थे वो जन्म लेते थे। इस वजह से जो हमारा बर्थ रेट था वो डिक्लाइन हो रहा था, और डेथ रेट तो हमारा डिक्लाइन हो ही चुका था। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज यानी थर्ड स्टेज, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हैं। तो इस टाइम तक हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और हमारी जो बर्थ और डेथ रेट थी वो भी लो हो चुकी थी। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या शो करता है? ये ग्राफ हमें शो करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने जो फर्टिलिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा कि फर्टिलिटी को वो अपनी एडजस्ट कर रहे थे। पहले हाई थी, फिर धीरे धीरे लो हुई, और उसके बाद बिल्कुल ही लो हो गई। मतलब उन्होंने अपनी फर्टिलिटी को एडजस्ट किया, वो इससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। प्रेजेंट डे में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। मतलब जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मॉडल है उसके डिफरेंट स्टेजेस पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं। नेक्स्ट हम इन जो 3 स्टेज मॉडल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज आता है इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि जो फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी रेट थे दोनों ही हाई थे, ठीक है, दोनों ही हाई थे। ये क्यों था? क्वेश्चन उठता है क्यों। इसका आंसर है क्योंकि एक तो जो लोग थे पहले ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते थे। क्यों? ये भी एक रीज़न क्वेश्चन है कि क्यों रिप्रोड्यूस करते थे ज़्यादा। वो जो डेथ्स होते थे उनको कंपनसेट करने के लिए रिप्रोड्यूस करते थे ज़्यादा। मतलब कि जो उनके टाइम में, उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो डेथ होती थी वो ज़्यादा होती थी। और डेथ किस वजह से होती थी? कोई भी एपिडेमिक आ गया, कोई भी कारण हो सकता है, फूड सप्लाई की वजह से, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उनकी डेथ के। तो डेथ को कंपनसेट करने के लिए जो पीपल थे वो रिप्रोड्यूस करते थे ज़्यादा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्लो थी। मतलब पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही थी बट स्लो थी। और ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इंगेज थे, खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो खेती बाड़ी जो था उनका मेन ऑक्यूपेशन था। वहाँ पे जो लार्ज फैमिलीज थी ना वो एसेट थी। अब ये क्यों? जो लार्ज फैमिली थी वो फ़ायदा क्यों थी उनके लिए? क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। अब अगर किसी लैंड में वो खेती कर रहे हैं, है ना, तो उस लैंड में जितने ज़्यादा लोग लगेंगे, उनके हिसाब से जितने ज़्यादा लोग लगेंगे उतनी खेती जो होगी जल्दी होगी, मतलब ज़्यादा होगी, अच्छे तरीके से होगी, देखभाल करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, इसलिए वो एसेट थे। थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि जो ज़्यादातर लोग थे वो थे अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, और साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा ही लो था। 200 साल से पहले जितनी भी कंट्रीज़ थी ना वो सेम स्टेजेस पे थी, मतलब फर्स्ट स्टेज पे थी। 200 साल पहले जितनी भी कंट्रीज़ थी वो सेम स्टेज पे थी, फर्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हमें बताता है कि जो फर्टिलिटी थी वो तो हाई ही थी, मतलब बर्थ रेट तो हाई ही था उस टाइम तक, बट वो टाइम के साथ डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो इसमें भी क्वेश्चन उठता है वाई। इसका आंसर है क्योंकि जो स्टेज था ना वो रिड्यूस्ड मॉर्टेलिटी रेट के साथ आया, मतलब जो डेथ रेट थी वो रिड्यूस हो गई। जैसा कि हमने पीछे ग्राफ में देखा था कि जो डेथ रेट थी वो रिड्यूस हो गई थी। क्यों? क्योंकि 2 रीजंस थे। फर्स्ट तो था कि एक तो उनको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा अच्छी मिलने लग गई थी, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी थी। और सेकंड क्या था? सेकंड था कि उनका जो फूड प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया था। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी थी, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही थी अच्छे तरीके से, जिस वजह से जो डेथ रेट था या रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट था वो रिड्यूस हो गया था, वो कम हो गया था मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि उनकी जो सैनिटेशन और हेल्थ कंडीशंस थी ना उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई थी। मतलब जो सैनिटेशन और हेल्थ कंडीशंस थी वो अच्छी हो गई थी पहले से। पहले जो थे लोग वॉशरूम्स वगैरह का यूज़ नहीं करते थे, या और कोई जो रीजंस थे, गंदगी होती थी, सही से उनको नहीं पता था कि सफाई कैसे रखें, तो वो चीज़ जो थी इम्प्रूव हो गई थी सेकंड स्टेज आने तक। क्योंकि वो जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था? वो ट्रांजिशनल पीरियड या फिर इंडस्ट्रियल पीरियड था, ठीक है। इस टाइम तक जो थे डेवलपमेंट्स होने शुरू हो चुके थे। थर्ड पॉइंट आता है इस गैप की वजह से
जो नेट एडिशन था ना पॉपुलेशन का वो हाई हो गया, क्योंकि हमारा जो डेथ रेट था वो डिक्लाइन हो गया, जैसा हमने पहले में पढ़ा कि मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गया। अब इससे क्या हुआ, जब डेथ रेट डिक्लाइन हुआ, अब जो लोग जन्म ले चुके थे, है ना, वो लोग तो जन्म ले ही चुके थे, और साथ में जो अब बर्थ ले रहे थे बच्चे, ठीक है, जो लोग बच्चे जन्म ले रहे थे वो भी तो उन्हीं में काउंट होंगे। तो इसकी वजह से जो हमारा बर्थ रेट था वो क्या हुआ, वो इंक्रीज़ होने लग गया, क्योंकि कंडीशंस भी अच्छी हो गई थी, हेल्थ कंडीशंस, फूड वगैरह की सप्लाई, सब कुछ अच्छा हो गया था, तो बर्थ रेट था वो बढ़ गया। इससे क्या हुआ, इस गैप की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो हाई हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हमें बताया गया है कि जो फर्टेलिटी और मोर्टेलिटी रेट थी ना वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, डिक्लाइन हो गई थी। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी ना स्टेबल हो गई थी या फिर स्लोली ग्रो करने लग गई थी। जैसा कि हमारी फर्स्ट स्टेज में था कि पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही थी बट स्लोली कर रही थी, सेम हमारे थर्ड स्टेज में आया कि जो पॉपुलेशन थी वो या तो स्टेबल हो गई थी, नहीं तो फिर स्लोली ग्रो कर रही थी, बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। सेकेंड पॉइंट हमें बताता है कि जो पॉपुलेशन थी वो अर्बनाइज्ड हो गई थी, लिटरेट हो गई थी, और साथ साथ में जो टेक्निकल नॉलेज थी उनकी वो भी हाई हो गई थी, बढ़ गई थी, और उनके फैमिली साइज़ पे उन्होंने कंट्रोल करना भी सीख लिया था। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमें बताते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन थी, मतलब जो मॉर्टेलिटी और फर्टेलिटी रेट था वो डिक्लाइन होना क्यों शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए गए। फर्स्ट थी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग सबसे ज़रूरी चीज़ थी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में, क्योंकि अगर एक इंसान अपनी कंडीशन को, सबसे पहले अपनी खुद की कंडीशन, अपनी फैमिली की कंडीशन, उसके बाद अपनी पैसों की जो हालत होती है, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है खुद की, उसको अगर देखे तो उस हिसाब से वो फैमिली प्लानिंग करे कि अगर वो एक बच्चे को ही अच्छे तरीके से पाल पोस सकता है तो वो एक ही बच्चा करे, उससे ज़्यादा अगर वो नहीं संभाल सकता तो वो ना करे। तो फैमिली प्लानिंग थी कि अपनी कंडीशंस देखे और उसके बाद जो था वो अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड करे। फैमिली प्लानिंग जो था वो सिग्निफिकेंट फैक्टर था, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट करने में, ठीक है, और दूसरा वुमेन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जब उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी कुछ खास थी नहीं, जिसकी वजह से जो औरतें थी अगर बेबी को जन्म भी देती थी तो उस वजह से जो उनके भी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता था। उतनी अच्छी मेडिसिन नहीं थी, उतनी अच्छी उनको कंडीशन नहीं मतलब मिलती थी, अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती थी, तो ये सारे रीजंस थे। तो जब फैमिली प्लानिंग होनी शुरू हुई तो एक तो उसने पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी कंट्रोल किया, लिमिट लगाई थी कि, और साथ साथ में जो वुमेन्स की हेल्थ थी उसको भी इम्प्रूव किया। थर्ड पॉइंट आता है प्रोपेगेंडा हो गया और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए उनकी फ्री अवेलेबिलिटी, ठीक है। एक तो प्रोपेगेंडा और कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री में देना, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कॉन्डम्स हो गए, डायफ्राग्राम हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए और स्टेरिलाइजेशन हो गई, ये सारी जो चीज़ें थी ये सब फ्री में देना। साथ में जो लार्ज फैमिलीज़ थी उन पे टैक्स डिसइंसेंटिव्स लगाना, ठीक है। ये कुछ जो थे मेजर्स थे जो हेल्प करते थे पॉपुलेशन कंट्रोल में, ठीक है। ये सब करने की वजह से भी पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प होती थी। थॉमस मेल्थस ने कहा अपनी थ्योरी में कि जितनी फास्ट फूड सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो फूड सप्लाई से भी फास्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब कि फूड सप्लाई मान लो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई और जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मतलब फूड सप्लाई कम हो रही है उसके हिसाब से। और पॉपुलेशन में कोई भी ज़्यादा इंक्रीज़, इससे ज़्यादा कोई भी इंक्रीज़ पॉपुलेशन में पॉपुलेशन को क्रैश कर देगी, ठीक है। पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा जो कि फेमाइन, डिजीज़ और वॉर की वजह से होगा। मतलब अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी वजह से फेमाइन आ जाएगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज पूरे अच्छी तरह से उनको फिट नहीं होंगे, रिसोर्सेज ख़त्म होने लगेंगे। डिजीज़ बढ़ जाएगी क्योंकि हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं, अगर एक को हो रही है दूसरों को लग गई तो उसकी वजह से डिजीज़ में प्रॉब्लम आएगी, और वॉर भी हो सकती है अपने अपने हक के लिए, ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो क्रैश हो जाएगी। तो प्रिवेंटिव चेक्स, जो प्रिवेंटिव चेक्स है ना वो फिज़िकल चेक्स से बेटर हैं, कि जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे रिसोर्सेज की तो उसको बचाने के लिए जो पॉपुलेशन है ना उसको, जो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है उसको कम करना ज़रूरी है। कि जैसा हमने सुना है कि जो हम काफ़ी टाइम से सुनते भी आ रहे हैं कि प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो कोई भी घटना घटने से पहले अगर उसकी प्रिकॉशंस ले ली जाए तो वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो वैसे ही कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को
लिमिट में यूज़ करने से अच्छा हम अपनी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करें तो वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए बराबर तरीके से अवेलेबल होंगे, तो रिसोर्सेज की कमी हमें नहीं होगी। तो मेन हमारा काम है कि हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ताकि वो सबके लिए अच्छा रहे, हमारी अर्थ के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज की इस वीडियो में और इस चैप्टर में इतना ही। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है its_miraki_07। थैंक यू फॉर वॉचिंग।